कल हमने अध्याय की शुरुआत की थी और उसमें भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे थे और भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया था। एक तो हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। इनका अध्ययन हमने किया था। हिमालय की नदियों की विशेषता और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता, या ऐसा कह दें कि दोनों में अंतर, तो इसका अध्ययन किया था। अब अपन पढ़ रहे हैं हिमालय से निकलने वाली जो मुख्य नदियां हैं। कल मैंने बताया था कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कल इसकी चर्चा हमने कर ली थी। अब इन नदियों का और नदियों के नदी तंत्र को देखेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कल ये भी चर्चा हुई थी कि ये बड़ी है या छोटी है, कहाँ गिरती है, कितने समय तक इनमें पानी रहता है और ज्यादा रहता है तो क्यों रहता है। तो हिमालय की नदियों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। यानी हिमालय से निकलने वाली ये तीन नदियां हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां हिमालय से निकलती है। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदियां इनमें आकर मिलती है। ये नदियों की लंबाई है वो काफी बड़ी है और दूसरी जो बड़ी नदियां हैं या महत्वपूर्ण नदियां हैं वो भी इन नदियों में आकर मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। कल यह चर्चा हो गई थी कि एक नदी और उसके साथ में जितनी भी सहायक नदियां मिलती है वो सारा इलाका नदी तंत्र कहलाता है। और सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। तो कौन सी नदी की चर्चा कर रहे हैं अपन? सिंधु नदी की। यह कहां से निकलती है, कहां कहां बहती है, इसके साथ में और कौन सी नदियां मिल जाती है, किन इलाकों में यह पानी देती है और अंत में कहां जाकर यह गिर जाती है या अंत में कहां जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी है, यह निकलती है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से। निकलने का मतलब इसका उद्गम स्रोत। निकलने का मतलब क्या हुआ? उद्गम स्रोत। और सिंधु नदी कहां से निकलती है, कहां से उद्गम होता है सिंधु नदी का? मानसरोवर झील, जो कहां पर है? तिब्बत में। तिब्बत से मानसरोवर झील है, उसके पास से सिंधु नदी निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। पहले जम्मू कश्मीर का लद्दाख जिला था। बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है? केंद्र शासित प्रदेश। जिला नहीं लिखा है क्योंकि वर्तमान में लद्दाख क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ये भी याद रखना। तो बात तो वही है भाई, नाम जिले की जगह क्या बोल दे? केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा थोड़ी है कि जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने से नदी भी अपनी दिशा बदल देगी, तो ऐसा तो है नहीं। तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के निकट से और भारत में प्रवेश करती है कहां से? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। ऐसा बोल दो चाहे, या ऐसा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले से, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को थोड़ा सुधार देंगे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख का। तो सिंधु नदी है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मैंने कल बताया था आपको। गार्ज क्या होता है? जो पर्वतीय इलाकों में नदियां बहती है तो पर्वतियों को काट देती है और काटकर गार्ज बनाती है। तो लद्दाख के क्षेत्र में सिंधु नदी क्या करती है? एक गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जिनके नाम लिखे हुए हैं बोर्ड पे। इस क्षेत्र में जास्कर, नुब्रा तथा हुआ, ये कौन से क्षेत्र की नदियां हैं? जास्कर, नुब्रा, हुआ कौन से क्षेत्र की है? लद्दाख क्षेत्र की। लद्दाख जो क्षेत्र है वहां पर ये नदियां क्या करती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। समझ गए?
तो प्रश्न पूछ ले ऐसा अगर सीधा सा है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए, तब तो आगे हो रहा है कि उनका भी लिखना है। और ऐसा पूछे कि लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो कौन सी है, जास्कर, नुब्रा और रुआ। तो लद्दाख क्षेत्र में जास्कर, नुब्रा और रुआ नामक नदियां हैं, वो सिंधु नदी में मिल जाती है। और आगे बहते हुए सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आती है। आपके इलाके में है बलूचिस्तान और गिलगित, यहाँ पर बहती हुई अटक है, वहां पे क्या करती है, पर्वतों से नीचे आती है। अब तक कहाँ चल रही थी ये, पर्वतीय इलाकों में ही चल रही थी। मानसरोवर तिब्बत पर्वतीय इलाका है, मानसरोवर झील से निकली, फिर कहा लद्दाख में आई, लद्दाख भी पर्वतीय इलाका है, लद्दाख क्षेत्र में 2-3 नदियां और इसमें मिल गई, फिर बलूचिस्तान और गिलगित में बही, और वहां से बहकर एक जगह का नाम है अटक, वहां पर क्या करती है, पर्वतों से नीचे आ जाती है सिंधु नदी। और वहां पर पर्वतों से नीचे आने के बाद में ये जो सतलज, रावी, व्यास और चेनाब व झेलम, ये सब नदियां आपस में मिल जाती है। कौन कौन सी, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम, ये नदियां आपस में मिलकर क्या करती है, पाकिस्तान के मिठानकोट क्षेत्र का नाम है, पाकिस्तान में जगह मिठानकोट, वहां पर क्या होता है, वहां पर सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम, ये सारी नदियां मिलकर एक हो जाती है और एक होकर मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। समझ गए, सिंधु नदी की सहायक नदियां हो गई है, सारी सिंधु में मिल रही है, और जो छोटी नदी क्या करती है, अपने क्षेत्र का पानी बड़ी नदी में डालती है, वो सहायक नदी होती है। तो पहले तो कौन कौन सी नदियां मिली थी, जास्कर, नुब्रा और रुआ, ये तो कहाँ मिली थी, लद्दाख में। और फिर जैसे ही पर्वतीय इलाकों को छोड़ती है या पर्वतीय इलाकों से बाहर निकलती है, तब सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, ये सब एक जगह होकर कहां पर, पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। कराची कहां पर है, पाकिस्तान का एक शहर है कराची। तो इनका पानी अपने साथ लेकर पाकिस्तान के पूर्व की ओर, पाकिस्तान में दक्षिण की तरफ बहती है, और कराची शहर है उससे पूर्व की ओर कहां गिर जाती है, अरब सागर में। कहां गिर जाती है, अरब सागर में। तो यह है सिंधु नदी का नदी तंत्र। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर है, और यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है। विश्व में लंबी नदियों की गिनती की जाती है तो किसका नाम आता है, सिंधु का भी नाम आता है। समझ गए, तिब्बत से निकली, लद्दाख में प्रवेश किया, लद्दाख में कुछ नदियों को अपने साथ लिया, और अटक से पर्वतीय इलाकों से बाहर आई, वहां पर क्या हुआ, रावी, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम को अपने साथ लिया, और फिर कराची शहर में होती हुई कहां चली जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी का नदी तंत्र है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में है। यानी भारत में इसका 1/3 भाग है सिंधु नदी का, और लगभग भाग कहां पर है, पाकिस्तान में। समझ गए, सिंधु नदी का 1/3 भाग कौन कहां पर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, यहाँ पर ही है। बाकी सारा हिस्सा कहाँ है सिंधु नदी का, पाकिस्तान में है। याद रखना ये बात, सिंधु नदी है उसका लगभग 33% हिस्सा है वो भारत में है। यानी कहां से, तिब्बत से निकलती है, भारत में कुछ हिस्से में बहती है, और कहां चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में बहकर कहां मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। एक खास बात दी हुई है वो याद रखना, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब, 1960 में।
1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था। उस जल समझौते के अनुसार जितना भी पानी है उसका 20% हिस्सा है उसी का भारत उपयोग कर सकता है। समझ गए? सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद हुआ और 1960 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ जिसका नाम है सिंधु जल समझौता। समझ रहे हो ना? सिंधु के पानी को लेकर अब भारत में बहती है। भाई देखो ये भारत है, उड़ीसा ऐसा है भारत का। अब यहां से निकलकर ऐसे चली जाए, यहां से आई और ऐसे जाकर कहां चलेगी? पाकिस्तान में। तो भारत में हिस्सा तो थोड़ा है लेकिन भारत यहाँ रोक लगा देगा तो आगे जाएगी? नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब भाई भारत में भी पानी की आवश्यकता है। भारत ने भी क्या किया? सिंधु नदी के पानी की मांग की और पाकिस्तान में बहती है तो पाकिस्तान की भी मांग हुई। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ जिसका नाम है सिंधु नदी जल समझौता और यह 1960 में हुआ था। और इस समझौते के अनुसार क्या तय किया गया? भारत केवल 20% पानी है इसका, उसका उपयोग भी कर सकता है। और वो पानी कहां पर है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के काम आता है। वो जो 20% पानी भारत को मिल रहा है उस पानी का क्या काम में लेते हैं अपन? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिंचाई के काम में लिया जाता है। क्या? सिंधु नदी का पानी। और यह पानी किस समझौते के तहत भारत को मिला है? सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। प्रश्न पूछ ले सिंधु जल समझौता किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ? 1960 में। इस समझौते में क्या तय किया गया? अनुच्छेद है कई समझौते के, तो उसमें यह तय हुआ कि 20% हिस्सा लेगा भारत। दूसरा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। तो यह भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, क्योंकि आज अपन चर्चा किनकी करेंगे? हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक नदी का अध्ययन हो गया सिंधु नदी का, जो कहां से निकलती है? तिब्बत से, गिरती कहां पर है? अंत में अरब सागर में। गंगा नदी है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री नामक एक हिमानी है। तो गंगा का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? गंगोत्री। कौन सा हो गया? गंगोत्री। और उससे क्या निकलती है? दो धारा। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। दो धारा कौन कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। उत्तराखंड में एक जगह देवप्रयाग, वहां पर भागीरथी से कौन मिल जाती है? अलकनंदा भी मिल जाती है। समझ गए? तो मुख्य स्थल उद्गम तो हो गया कौन सा? गंगोत्री। भाई भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा भी इसमें आकर मिल जाती है। तो वहां ये क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। समझ गए? गंगा नदी है, उसकी दो मुख्य धाराएं हैं। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी निकलती है गंगोत्री से और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा भी इससे आकर मिल जाती है। तो वहां बन जाती है ये गंगा। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार तक पर्वतीय इलाकों में बहती है। हरिद्वार तक गंगा कहाँ बहती है? पर्वतीय इलाकों में बहती है। और हरिद्वार में कहाँ आती है? मैदानी भाग में। हो सकता है आप में से कोई ने गंगा में गया भी हो, स्नान भी किया होगा, तो हरिद्वार की बात है। वो हमारे पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए नहीं जाते हैं क्या अपन हरिद्वार? तो वो वहां पर गंगा में ही की जाती है वो। तो हरिद्वार के पास, और वो मैदानी इलाका ही है, हरिद्वार के पास अपन क्या करते हैं? अपन तो वो काम करते हैं जो अभी बताया। और ये गंगा कहाँ जाती है? पर्वतीय इलाकों में आ जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। और भी बहुत सी नदियां जो हिमालय से निकलती है और कहाँ? मैदानी भागों में गंगा से मिल जाती हैं।
और हिमालय से निकलने वाली यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियों के नाम है भाई। इनके नाम सुनते ही आप कुछ और सोचने लग जाओ, वो बात नहीं है कि जैसे घाघरा, गंडक ये नाम आए तो आप उनके बारे में कुछ और सोचने लग जाओ। ये किनके नाम है? नदियों के नाम है, जो कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से निकलने वाली यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी आगे चलकर क्या करती है? ये नदियां गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदियां हो गई है। पूछ ले गंगा की सहायक नदियां कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये भी मैदानी भागों में निकलती तो हिमालय से है, लेकिन गंगा में मिल जाती है। यह है गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। याद रखना, गंगा तो निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है कहां से? यमुनोत्री से। दोनों हिमालय से निकलने वाली नदियां ही है। दोनों कहां से निकलने वाली है? हिमालय से निकलने वाली नदियां है, लेकिन यमुना आगे जाकर क्या करती है? गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। जैसे ये गंगा बह रही है, ये कौन सी नदी है? नीचे मैंने ये जो लाइन खींच रखी है, ये गंगा नदी है और इसके दाहिना किनारा ये हो गया। भाई अपन ऐसे है तो ये दाहिना किनारा इधर हो गया, तो ये ऐसे मान लिया जाए ये हिमालय से आई है दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ इसके समानांतर बहती है ये कौन? यमुना। और ये आ गया क्या? इलाहाबाद। यह क्या आ गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा यमुना क्या करती है? गंगा से मिल जाती है। समझ गए? दोनों महीने अब क्या हो गई? एक हो गई और दोनों का नाम भी एक हो गया, गंगा। समझ गए? दोनों आई कहां से थी? हिमालय से। दोनों साथ साथ चलती है और यहाँ आकर क्या होती है? एक हो जाती है। समझ गए? गंगा के दाहिने भाग की तरफ बहती है यमुना, बहती हुई इलाहाबाद के देवप्रयाग में कहाँ मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। यमुना तो कहां से निकली? यमुना तो निकली कहां से? यमुनोत्री से। और ये निकलती है हिमालय से। हिमालय के कौन से भाग से? नेपाल वाले भाग से। हिमालय के नेपाल वाले भाग से निकलती है कौन? घाघरा, गंडक और कोसी। और ये भी आगे चलकर किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। अब जब सब इतनी महीने एक साथ हो गई तो ताकत तो बढ़ी गई ना भाई। गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी सब एक साथ हो गई। सब एक साथ हो गई तो क्या हो गई? इनकी ताकत बढ़ गई और ताकत बढ़ेगी तो अपनी ताकत का जोर दिखाएगी। तो उत्तरी मैदानों में इसके कारण प्रतिवर्ष क्या आती है? बाढ़ आती है। ताकत बाहर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को दिखाना शुरू कर देती है। तो गंगा नदी में यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी मिलने के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में हर साल क्या आती है? बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। और वो बाढ़ क्या करती है? जान माल का खूब नुकसान करती है। अब पानी नुकसान कैसे करेगा भाई? इसके बीच में आएगा, उसको तो अपने ताकत दिखाएगी अब पक्का ही। भाई पानी है, नदी का पानी, बाढ़ किसे कहते हैं? नदी का पानी जब बाहरी इलाकों में आ जाता है, गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। समझ गए? उत्तरी मैदानों में हर साल बाढ़ आने का कारण क्या है? गंगा अपना रौद्र रूप दिखाती है। गंगा के साथ में कई गंगा की और बहनें मिल जाती है, वो सब अपना रौद्र रूप दिखाती है। तो उत्तरी मैदान के इलाकों में बाढ़ आती है। बाढ़ आने के कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अब ये नहीं है कि अकेला नुकसान ही करती है, फायदा भी करती है। भाई नुकसान तो करती है, साथ में फायदा क्या करती है?
इसके कारण यहाँ की मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है और वो खेती करने के लायक हो जाती है। जिन इलाकों में गंगा नदी का जो बाढ़ वगैरह आती है वहां पर ये अपनी मिट्टी वगैरह भी छोड़ दिया, उपजाऊ मिट्टी, और वहां पर खेती करने लायक जगह बन जाती है, यानी कृषि भूमि के लिए अच्छी रहती है वो भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आगे आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, ये हिमालय वगैरह से निकलती है जो अर्ध शुष्क इलाके प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में जो चंबल, बेतवा, सोन है। ये भी क्या है, देखो चंबल, बेतवा, सोन, ये भी आगे जाकर कहाँ मिल जाती है, गंगा में ही मिल जाती है। बाएं तथा दाहिने किनारे को सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरका तक बहती है। पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम फरका बांध भी बना हुआ है, वहां तक ये गंगा बहती है और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली जो इसकी एक भीतरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में जाते ही कहां पर है, पश्चिम बंगाल में जाते ही दो भागों में बढ़ जाती है ये, और फिर आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, आखिर में अंत में गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है यह अंतिम चरण में, और अंतिम चरण में ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ आकर मिल जाती है। अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल गई तो बांग्लादेश में इनका नाम बदल गया और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया, मेघना। क्या नाम हो गया, मेघना नाम हो गया। याद रखना, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में कहां से मिलती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा एक होने पर क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली है बृहद नदी। अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल गए तो बड़ी नदी और हो गई है और ये मेघना बन जाती है, और मेघना कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सिंधु तो कहाँ गिरती है, अरब सागर में, और गंगा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वो क्या करती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा भाई, तो यहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ पात की अधिकता के कारण, ये इलाके में सुंदरी नामक पेड़ है वो बहुतायत से पाए जाते हैं, इसलिए इस गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम क्या हो गया, सुंदरवन डेल्टा हो गया। याद रखना, सुंदरवन डेल्टा है वो कहां पर है और इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा। यह विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यह भी एक जीके का प्रश्न बन गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पर सुंदरी नामक पादप की अधिकता के कारण, और सबसे तेज वृद्धि करने वाला डेल्टा है यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, इसके सिंधु की तो 2900 किलोमीटर है और गंगा की कितनी है, 2500 किलोमीटर से अधिक है। और गंगा नदी है, अंबाला जो नगर है यहाँ पर सिंधु और गंगा नदी तत्वों के बीच जल विभाजक स्थित है। जल विभाजक बताया था मैंने, जल विभाजक क्या करता है, जल को दो दिशाओं में, वह ऊंचा स्थान जो क्या करता है, जल को दो दिशाओं में बांट देता है। और अंबाला नामक नगर है वो सिंधु और गंगा दोनों के
बीच में स्थित दोनों के पानी को विभाजित करने वाला है। तो अंबाला नगर सिंधु और गंगा का जल विभाजक है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, लेकिन इसके ढाल में गिरावट में 300 मीटर है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट 1 मीटर आती है। इसलिए इस नदियों में बड़े बड़े विसर्प भी पाए जाते हैं। विसर्प की चर्चा भी कल हो गई थी। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।